तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आज सुबह श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए और पूजा के साथ ही मंदिर के सेवकों ने सीएम का स्वागत किया। सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचे, जिसके बाद वेद मंत्रोच्चार के साथ मध्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन भी किया गया। इस मौके पर सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी मौजूद रही हैं। मुख्यमंत्री यहां सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ है, अंतिम बरसात पड़ने पर जो नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ था, 8-10 दिनों तक लगातार बारिश पड़ती रही, उस फसल को नुकसान हुआ। लेकिन जहां पर नेचुरल फार्मिंग से जीवामृत और घनामृत का उपयोग करके जहां पर किसान बंधुओं ने, प्रगतिशील किसानों ने यह इनिशिएटिव लिया, वहां पर फसल को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी फसल वहां पर चल रही है। और इसके लिए धरती की शुद्धि के साथ साथ फसल की शुद्धि भी और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही हम भारतीय नस्ल के देसी गोवंश से तमाम प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं। गोमय से, गोमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आज उससे सीएनजी भी बन रही है। इसी मथुरा में एक प्लांट लगा हुआ है, इस्कॉन को जाके देखना चाहिए। वहां पर आज बदायूं में भारतीय नस्ल के गोवंश के गोबर से और गोमूत्र से पेंट का निर्माण भी हो रहा है। पहले भारत के अंदर हर परिवार अपने घर की पुताई गाय के गोबर से ही करता था, शुद्ध माना जाता था। आज उससे पेंट बन रहा है, पेंट से पुताई करेंगे तो और प्रभावी होगा। और डॉक्टर लक्ष्मीधर बेरा तो स्वयं ही एक वैज्ञानिक हैं, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर भी हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि इस शोध को अगर वे आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और इस्कॉन जैसी संस्थाओं को इस दिशा में लीड करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है, इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। आपका ये जो प्रयास है अभिनंदनीय है, लेकिन यहां जितनी खेती हो वह खेती केवल हम प्राकृतिक पद्धति से करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर विशेष जोर दिया है। देश के अंदर इसका बोर्ड बन चुका है, राज्य सरकार के अंदर इसका बोर्ड बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है, प्राकृतिक कृषि बोर्ड। हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं, अन्नदाता किसानों को इंसेंटिव दे रहे हैं, हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। और मैं आह्वान करूंगा आप सब भी इसके साथ जुड़िए, हर संस्था को जुड़ना चाहिए। शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के साथ ही भक्ति, वेदांत के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही हमें न केवल आस्था का सम्मान करना है, बल्कि स्वावलंबन के मार्ग पर अधिक से अधिक लोगों को अग्रसर करने की दिशा में भी हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जब इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगी, उसके परिणाम और अच्छे आएंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि इस्कॉन इसको यहां पर इस बड़े कैंपस में इन कार्यक्रमों को चलाएगा तो उसके परिणाम और अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से जो दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर यहां पर स्थापित हुआ है, जिसमें दूध और दूध से बने हुए उत्पाद बनेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा पूरे मथुरा में, ग्रेटर नोएडा में एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर रात से ही धरने पर बैठे हैं। लगातार किसानों का धरना जारी है। किसानों पर हुई हिंसा और लाठीचार्ज पर मुकदमा दर्ज को वापस लेने के लिए हजारों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर बैठे हैं, जिसमें काफी संख्या में महिलाएं शामिल हैं।
अपनी मुकदमे वापस लेने को लेकर किसानों का धरना ये जारी है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और वहीं एक तरफ जहां बाराबंकी में सरदार पटेल जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम की जो तस्वीरें सामने आई वो काफी शर्मनाक है। कार्यक्रम के खत्म होते ही यहां पर स्टेज पर बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए, अश्लील डांस यहां पर हुआ। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे कार्यक्रम के आयोजक समेत तमाम लोगों ने मंच पर बैठकर इस फोड़ डांस का जमकर लुत्फ उठाया है। और वही खबर आगरा से है, जहां पर जिला प्रशासन ने नगर निगम निकाय 2022 चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ तैयारी शुरू कर दी है। डीएम के निर्देशन में निर्वाचन अधिकारी ने जिला मुख्यालय के सभागार में बैठक कर छूटे हुए मतदाताओं के साथ बातचीत की है। उम्र 18 साल इनकी हो चुकी है, उनके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग वो कर सकें और 8 दिसंबर तक अपना वोटर लिस्ट में वो ऑनलाइन अपना नाम दर्ज करा सकें। ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म 8 भरकर मतदाता सूची में सम्मिलित वो करा सकते हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अधिवेशन में चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से 20-20 हजार यादव और मुस्लिम वोट बैंक के काटे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव को 10 नवंबर 2022 तक इन आरोपों को प्रमाणित करने का वक्त यह दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब नामों की सूची तैयार कर रहे हैं और इसी को लेकर लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा से जनता टीवी ने खास बातचीत भी की है। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक और पूर्व सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी में, इसमें लखनऊ मध्य से विधायक भी हैं, इनसे ही खास बातचीत करेंगे। रविदास जी, 10 नवंबर को अखिलेश यादव को साबित करना है कि क्या सच में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से मुस्लिम और यादवों के वोट बैंक जो 20-20 हजार का आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के द्वारा काटे गए हैं, इस आरोप को कैसे साबित करेंगे? वक्त बहुत कम है। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को जो नोटिस दी थी उसका जवाब तैयार हो रहा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में 10 नवंबर को सुबह 10 बजे हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त को वो पूरा दस्तावेज देंगे जो हमारे पास प्रमाण हैं। खास तौर से जो मुस्लिम वोट थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वोट थे और जो सापा के समर्थक लोग थे, उनका नाम काटने का काम हुआ है। हम पूरे प्रमाण के साथ 10 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त को वो सारा प्रमाण सहित कागज देने का काम करेंगे और आप भी चाहे तो देख सकते हैं। अभी इस वक्त भी बहुत सारे लोग लिस्ट ले करके और दोनों लिस्टों का तुलना करके उन नामों को निकालने का काम कर रहे हैं। हमको चुनाव आयोग ने बहुत कम समय दिया है। इतने कम समय में 403 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र में नाम ढूंढना बहुत मुश्किल दुष्कर काम है, लेकिन फिर भी जितना हो पाएगा हम लोग देंगे और फिर मुख्य चुनाव आयोग से। रविदास जी, एक सवाल और है कि जब आपने कहा कि नाम ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बिना नाम ढूंढे, बिना इस चीज को साबित किए 20 हजार का आंकड़ा दे देना, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि बिना जाने कुछ 20 हजार का कह देना कि 20 हजार कटे हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों से? एक औसत की बात करी गई थी कि औसतन 20 हजार लोगों के नाम काटे गए हैं। कहीं कहीं ये नाम 25 हजार भी है और कहीं 15 हजार भी हैं। हमको टाइम इतना कम दिया गया है कि दोनों लिस्टों से मिलान करने के बाद जो नाम काटे गए हैं उनका हम लोग जो है आप देख सकते चल के अभी। लेकिन यादव और मुस्लिम वोट बैंक की जो काटने की बात कही जा रही है, लेकिन देखा जाएगा 2022 के विधानसभा चुनाव को तो उसमें साफ तौर पे देखा गया, चाहे यादव वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक है, 89% से ज्यादा आपको उनका मत मिला है। तो क्या ये हेरा फेरी अगर होता तो इतने फीसदी आपको मिल सकता था? जितने वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उसमें से 89% वोट हमको मिले हैं, लेकिन जिनके नाम थे ही नहीं वो वोट डाल ही नहीं पाए, तो वो वोट तो हमारा ही वोट था ना। आपकी बात सच है कि अगर वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम थे उसमें से 89% लोगों ने हम लोगों को वोट दिया
और जिनके नाम नहीं थे वो वोट डाल नहीं पाए, वही वोट तो हमारा कम हो गया और उसी कारण से समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। नहीं तो आज अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव को भी ये इस चीज का उम्मीद नहीं था कि उनको 47 सीटों पे सिमट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी देखी जाती है। लेकिन उस समय उनको 47 सीटें मिली थी। लेकिन उसका अगर हम लोग तुलना करें तो 2022 में उनको 111 सीटें मिली हैं। तो ऐसे में इस समय ये आरोप लगाना कि 20-20 हजार वोट बैंक कट गए हैं यादव मुस्लिम के खास तौर पे। देखिए 2017 के बाद 2022 बढ़ोतरी हुई है ना, चाहे वोट फीसदी की बात करिए 39% या फिर सीट में बात करिए। 2017 के बाद जो भाजपा की सरकार बनी, उस सरकार के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश व्याप्त था। सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई थी और समाजवादी पार्टी ने 5 साल लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम किया था। इसीलिए हमारे जो सीटें थी उसमें 64 विधानसभा के विधायक जीते और करीब 86 सीटें ऐसी थी जो 1000 के कम वोट से हम लोग चुनाव हारे हैं। रविदास जी, ये आपका आरोप है, लेकिन इमरान मसूद आपकी ही पार्टी में आए थे, लेकिन आपसे फिर पल्ला झाड़ के वो बसपा में चले गए। उनका ये आरोप है कि मुसलमानों ने बहुत ही बम्पर तरीके से समाजवादी पार्टी को अपना मत दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी वो रुतबा, वो करिश्मा नहीं दिखा पाई जिसकी मुस्लिम समुदाय को उम्मीद थी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो पूरे 100% समाजवादी पार्टी को अपना वोट दिए थे। ये बात सही है कि सही है, तो फिर 20,000 कट कहाँ रहे हैं? लेकिन जो वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे वो तो वोट डाल पाए और जो वोट पड़े उसमें से वो हमको मिले 100%। लेकिन जिनके नाम लिस्ट में थे ही नहीं, लेकिन मुस्लिम नेता नहीं लगा रहे। मुस्लिम नेताओं का तो ये साफ तौर पे कहना कि हम पूरे समाजवादी पार्टी को वोट दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव करिश्मा नहीं दिखा पाए। देखिए जो वोटर लिस्ट में नाम थे उसमें से जो वोट डालने के लिए गए उन लोगों ने 100% हम लोगों को वोट दिया। और करिश्मा की बात यह थी कि अखिलेश यादव जी की सरकार बनी होती तो आज वो करिश्मा लोग देख रहे होते। आज जनता को 300 बिजली फ्री मिल रही होती, आज महिलाओं को, गरीब महिलाओं को पेंशन मिल रही होती, नौजवानों को रोजगार मिल रहा होता, जो दूध दही पनीर आटा दाल चावल पर जीएसटी लगा नहीं होता, तो लोग करिश्मा देखते। अगर सरकार बनती, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने होते तो जनता को आज करिश्मा दिखाई पड़ रहा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी करके चुनाव जीतने का काम किया है। तो 10 तारीख का इंतजार किया जाए, आप प्रमाणित कर देंगे अपने आरोपों को? जी, 10 तारीख को हम लोग दस्तावेज देंगे और फिर कुछ समय मांगेंगे और उस समय के भीतर हम सब सारे दस्तावेज देने का काम करेंगे। हो सकता है कि जो हम लोगों ने आरोप लगाए उससे भी अधिक संख्या में लोगों के वोट काटे गए हों। आपका बहुत धन्यवाद। ये थे रविदास मल्होत्रा। रविदास मल्होत्रा का साफ तौर पे कहना था कि देखिए समाजवादी पार्टी के आरोपों में दम है। जहां तक मुसलमानों की और यादव समुदाय की बात है तो हमको तमाम वो यादव समुदाय को हो या मुस्लिम लोगों ने हमें वोट दिया था, लेकिन भाजपा ने धांधली किया है। भाजपा की सरकार में सभी संस्थानें बिक चुकी हैं। लगातार अखिलेश यादव हो या तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज में जुटे हुए हैं कि अपने आरोपों को हम साबित करें और हो सकता है कि जो हमने आंकड़े पेश किए थे, औसतन आंकड़ा 20,000, उससे कहीं ऊपर प्रमाणित हो। कैमरा आशीष के साथ मैं सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा दोनों ही सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों ही परंपरागत सीटों पर कद्दावर नेताओं के साथ जुड़ी है। मैनपुरी की लोकसभा सीट जो समाजवादी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद खाली हुई है, तो वहीं सजा के ऐलान के बाद रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान की सीट भी ये भी खाली है। इस पर भी चुनाव हो रहा है। 10 तारीख को नामांकन का आखिरी तारीख है और इससे यह तय माना जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर 24 घंटे के भीतर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। वहीं मुलायम की बहू अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद से इस बात की भी चर्चा है कि बीजेपी उनको मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार सकती है। मैनपुरी की लोकसभा और रामपुर की विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। इन दोनों सीटों पर ही मंथन जारी है। अखिलेश यादव ने सैफई में मंथन किया है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए। फिलहाल समाजवादी पार्टी की वहां से तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा है कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। फिलहाल रामपुर से आजम के ही परिवार के जो बड़े बेटे हैं अब्दुल्ला अदीब, उनके प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा तेज है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी इन दोनों परंपरागत सीटों पर सेंधमारी की कोशिश में है और कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव ने जो
मुलायम परिवार की बहू हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद चर्चा तेज है कि मैनपुरी से उन्हें भी प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी घोषित कर सकती है। वहीं जो रामपुर की बात की जाए तो रामपुर में चुनाव प्रभावित करने की आशंका को लेकर समाजवादी पार्टी का एक दल आज चुनाव आयोग से भी मिला और वहां के मंडल आयुक्त को हटाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आशंका जताई है कि वहां के मंडल आयुक्त अंजनय कुमार चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए उनको चुनाव से पहले हटाया जाना चाहिए। फिलहाल 10 तारीख को नॉमिनेशन होना है, यानी कि बुधवार काफी अहम होगा। दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी और चुनाव की जो रणनीति है वो जमीन पर नजर आने लगेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फखरुद्दीन किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं धर्मनगरी वृंदावन में संत महात्मा सनातन के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह भागवत कथाओं के जरिए आम जनता की भगवान की कथाओं से रूबरू कराने का काम वो कर रहे हैं। और इसी के तहत आज परम पूज्य मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज ने एक भागवत कथा का आयोजन हरिवंश पुराण कथा की है, जिसमें देश भर से हजारों श्रोता इस भागवत कथा में कौशिक जी महाराज के द्वारा ये बताई जा रही है।